DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोविज़न है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये टॉपिक भी ऐसा है जहाँ पे मेंस और प्री दोनों में सवाल बनते हैं। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, इसमें जो पहली चीज़ है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या बोलता है इसमें, जो पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 36 to 51 जो है ये डील करता है हमारा फंडामेंटल राइट्स से। ये देख लीजिए आप, ये जो प्रोविज़न है हमने, ये दरअसल ये लिया हुआ है हमने आयरलैंड के संविधान से, और आयरलैंड में जो ये प्रोविज़न आई, ये आई स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसका एम है दरअसल में DPSP का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये प्रमोट करती है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर ऑफ स्टेट के कॉन्सेप्ट को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स का एम क्या है। इसके बाद जो है इसमें नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, यानी कि अगर आपको लगता है कि इनका वायलेशन हो रहा है या गवर्नमेंट जो है वो इनको फॉलो नहीं कर रही है, तो आप जो है वो कोर्ट में जाकर के इनके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते कि भाई आपको ये लागू करने चाहिए। देखिए पहले जो था ये एक गाइडलाइंस है स्टेट के लिए। आपको मैं बता दूं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब है ये जो भी गवर्नमेंट होती है उसको डायरेक्ट करते हैं कि आपको अपना शासन किस तरीके से करना है और किन किन बिंदुओं पर आपने ध्यान देना है। ये उस तरह से है। अगर कहीं नेग्लिजेंस होता है इसमें तो आप कोर्ट जा कर के इनको इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं कर सकते इनके। देन जो अगली चीज़ है हमारी वो है नेचर DPSP का। तो नेचर मैंने जैसे बताया आपको कि ये गैर न्यायोचित है, यानी कि कोर्ट के द्वारा जिसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता लीगली, मतलब इनको लागू नहीं करवाया जा सकता। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है डायरेक्ट द स्टेट टू टेक लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी मेजर्स। तो ये आपको मैंने पहले भी ऊपर बता दिया है। जो नेक्स्ट चीज़ है इसमें गोल ओरिएंटेड है, ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, एज़ पर लक्ष्मीकांत मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली इसके क्लासिफिकेशन का कोई भी ऐसा सच प्रोविज़न नहीं है। तो इसका भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की बात करें तो सोशलिस्टिक जो समाजवादी सिद्धांत है या समाजवादी जो DPSP है, इनका एम है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ स्टेट के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना। इसमें जो आर्टिकल आते हैं हमारे वो आते हैं आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ पीपल, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस एंड फैसिलिटीज़। मतलब कि इनइक्वालिटी का जो गैप है, उसको जो खाई है असमानता की, उसको कम करने की बात करता है। फिर आर्टिकल 39 है, ये बात करता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ। देन जो आर्टिकल 39 है वो बात करता है फ्री लीगल एड की, प्रमोट जस्टिस ऑन बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद जो आर्टिकल 41 है वो राइट टू वर्क की बात करता है, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें देखिए ये जो कॉमा लगा करके पूछा हुआ है, कई बार ये सीधा भी पूछ लिया जाता है, पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू वर्क, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज। तो इस तरह से आपको पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 42, ये बात करता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। देखिए काफ़ी लोग आपने सुना होगा मैटरनिटी लीव के बारे में भी सुना होगा आपने। तो वो सब चीज़ें जो है वो कई बार कोरिलेट होकर के यहाँ से पूछी जा सकती है। फिर लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट जो हमारा देखिए आर्टिकल का इनका आपको आइडिया होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो होता है जैसे कि स्क्रीनिंग होती है शुरू में, तो उसमें इन सब चीज़ों को पूछ लिया जाता है, जैसे कि फॉलोइंग द मैच में पूछ लिया जा सकता है या डायरेक्ट भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो ये प्रमोट करते हैं गवर्नेंस और गांधीज आइडियल जो है उन पे जो बेस्ड गवर्नमेंट है, उस गवर्नेंस है उसको प्रमोट करते हैं। इसमें जो देखिए आर्टिकल आते हैं वो आते हैं हमारे आर्टिकल 40 जो पंचायत की बात करता है विलेज लेवल पे, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल 43, प्रमोट एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बीकर सेक्शन, प्रोटेक्ट फ्रॉम सोशल एंड इनजस्टिस। इसका भी पता होना चाहिए। प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ऑल्सो सोशलिस्टिक भी है ये एक तरह से। फिर ऑर्गेनाइज
एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न लाइन्स, और ये स्लॉटर जैसे कि गाय हत्या या जो दुधारू पशु होते हैं उनकी हत्या के ऊपर प्रतिबंध भी लगाता है आर्टिकल 48। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की बात करें तो ये प्रमोट करते हैं लिबरल डेमोक्रेसी को एंड लीगल पॉलिटिकल आइडल्स को। इसमें जो आर्टिकल आते हैं हमारे वो आता है 44। पहले तो यूसीसी की बात आती है। देखिए यूसीसी हर बार चर्चा में रहता है, तो ये कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम्स में भी ये, तो आपको इनका पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर आर्टिकल 45 है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 48 ए बोलता है इम्प्रूव इन्वायरमेंट सेफगार्ड्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49 बोलता है प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस आर्टिस्टिक्स एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो ये देखिए ये सवाल जो है वो CDS में भी पूछा जा चुका है, तो इसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है जो ये 49 आर्टिकल है। सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको बता दूं आर्टिकल 51 के बारे में काफ़ी डिटेल्ड में जो UPSC ने पूछा हुआ है अपने एग्ज़ाम में पहले भी, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन, रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, इनकरेज सेटलमेंट डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, तो इसका आपको पता होना चाहिए। रिलेशनशिप की बात करें फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP के बीच में, तो देखिए केस आए हैं, इसमें एक आया केशवानंद भारती केस, जो इसमें बोला है कि फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर उसके बाद एक और केस आता है मिनर्वा मिल्स 1980 में, तो ये बात करता है बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कांट ओवर राइट फंडामेंटल राइट्स बट कैन गाइड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद अगर हम बात करें अमेंडमेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें हम जानते हैं कि इसमें कुछ एक एडिशन हुआ था, जैसे कि आर्टिकल जो है 49A फ्री लीगल एड, 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन एंड 48A एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये प्रोविज़न जो है वो इस आर्टिकल के थ्रू ऐड हुए हैं। फिर 44th अमेंडमेंट होता है, उसमें मॉडिफाई होता है आर्टिकल 38 टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी एंड इनकम इन स्टेटस, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है आर्टिकल 86 है, 2002 में ये पास हुआ था आर्टिकल 86 अमेंडमेंट, ये मॉडिफाई किया इसने 45 आर्टिकल को, और चिल्ड्रन जो 6 साल से कम है उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविज़न जोड़ दिया गया। आर्टिकल 96 जो है 97 जो है ये 2011 में पास होता है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 43 क्लॉज B में एडिशन होता है उसका। क्रिटिसिज्म की बात करें हम, तो नो लीगल फोर्स मियर पाइस डिक्लेरेशन अम्बेडकर डिफेंडेड दैम मॉरल कंपास, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। विलेज एंड इल डिफाइंड है बोलते हैं, बेग सॉरी विलेज नहीं बेग है, मतलब कि स्पष्ट तौर पर की व्याख्या नहीं की गई है। स्टेट जो है जो इसको इग्नोर कर सकता है क्योंकि इसमें जुडिशियल इन्फोर्स की कोई बात नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कई बार फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में, तो ये भी एक इसमें दिक्कत है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी हुई है, वो आर्टिकल 39B एंड C के अंदर हुआ है। फिर मिड डे मील की स्कीम आई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो आर्टिकल 47 के अंडर आया है। फिर आर्टिकल जो आया है हमारा वो आर्टिकल 48A आया है, वो इन्फोर्समेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कैंपा प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब जो है वो आर्टिकल 48 में, तो ये सब प्रोविज़न इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट रिलेवेंस क्या क्या, UCC डिबेट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। फिर उसके बाद फ्री लीगल एड इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, तो ये देखिए ये आर्टिकल 39A का है प्रोविज़न। मिड डे मील्स, पोषण, प्रधानमंत्री पोषण अभियान, फिर पेशा, फॉरेस्ट राइट एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पेरिस एग्रीमेंट, COP समिट्स, तो इस तरह की चीज़ें सब इसमें ऐड है। अब देखिए आपको जो है ये रिलेवेंस समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इनको पढ़ेंगे तो ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, खास करके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से इनकी कवरेज आपको करनी होगी। फिर एक चीज़ साथ में मैं एडिशन करना चाहूँगा कि हम जो है वो अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारा 9th डे है, हम जो है इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम अदर सब्जेक्ट को भी शुरू करेंगे।
अगर किसी को कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, अगर कोई लगता है कि कहीं पे लेक्चर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि हम उसमें जो भी दिक्कतें हैं उसको भी दूर कर सकें। आपके सजेशन जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ी वैल्यू रखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टडी करते रहें साथ में। और थोड़ा सा अभी मौका मिला है, जिनका जेएफटी का अगर कमीशन अभी जिन्होंने जेएफटी कर रखा हुआ है और टीजीटी तो ऑब्वियसली है ही, तो वो भी अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के स्टैंडर्ड थोड़े से हाई हो चुके हैं। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है वो आपको अच्छे लेवल का भी देखने को मिले। और दरअसल में ऐसा ना सोचे कि वैकेंसियाँ कम है, कुछ है, पढ़ने वाले बच्चे जो वो दरअसल में कम है। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो चुका है कि पढ़ना जो है वो बहुत बड़ा दिक्कत हो चुकी है सबके लिए। तो थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं अगले हम लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू।